पहले वाला तो ल्यूकास रिएजेंट वाला ही प्रेपरेशन है, दूसरे वाला थायोनिल क्लोराइड। लास्ट क्लास में चलते चलते बस आपको बोला था कि थायोनिल क्लोराइड हम अगली क्लास में प्रॉपरली लेंगे। इसके बाद आपके पास लिख रखा है PX3 PCl3, जो मैंने कहा था जिसके बाय प्रोडक्ट मेरे को बहुत जरूरी है जानने। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, बट मेरे टाइम आया हुआ है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। बेस्ट मेथड कौन सी है, वी हैव डिस्कस्ड इट, बट शायद हमने लास्ट क्लास में ना लिखा हो, इसीलिए आज मैंने लिख दिया। इसके बाद PCl5 PBr5 मैंने नीचे लिखा है, ये सिर्फ PCl3 PBr3 या PCl5 PBr5 हो सकते, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं। ध्यान देना, आयोडीन और फ्लोरीन हम बनाने से बच रहे हैं अभी तक। मैंने आयोडीन और फ्लोरीन अभी तक बनवाने की कोशिश की नहीं है, जब भी होगी बात होगी आपसे। इसके बाद रेड फॉस्फोरस, पहली बार मैं आयोडाइड बनाने आई हूं यहाँ पर। आई थिंक, पता नहीं ये भी आयोडाइड, हाँ ये बनता है, सॉरी। मतलब मेरे को अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना हुआ कन्वर्जन्स में, तो मैं PI5 PI3 नहीं एक्सपेक्ट करूंगी। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी बच्चों आपसे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2। तो एक हब बन गया। हाँ जी, क्या दोबारा क्या बोलना है? नहीं, फिर भी मैंने कुछ कोई टुकड़ा सुना हो। रेड फॉस्फोरस और X2 में मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको आई का दे दिया। अब तक मैंने आई का कोई एग्जाम्पल खास दिया नहीं, एक्सेप्ट फॉर वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज ल्यूकास। बाकी बीच में मैं आई वाले खा गई, सारे होते ही नहीं है। एक और आयोडाइड बनाने का तरीका, ये आपको ऑब्जर्व करना, आयोडाइड हर मेथड से नहीं बन पा रहा। आयोडाइड किसी किसी मेथड से बन रहा है, फ्लोराइड तो अब तक मैंने बनाया ही नहीं है। इट मींस देयर इज समथिंग स्पेशल नीड, सम स्पेशल नीड फॉर देम। ठीक है, सो यहां पर मैंने आयोडाइड बनाया, मतलब P+I2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, P+Br2 तो कर ही सकते हैं, P+Cl2 भी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब था। ठीक है, अब आ जाता है E। ये कुछ मैंने करा भी दिया था आपको H2SO4 H3PO4 के डिस्कशन में, वहां बस NaBr नहीं लिया था, कुछ और लिया था, आप खुद देख लेना क्या लिया था मैंने। राइट, मैंने Ki लिया था कि KBr लिया था कि क्या लिया था, तो वो आपके सोचने के लिए छोड़ दिया। ये कुल मिला के 5 तरीके हैं, 5 ही हुए शायद, हाँ 5 तरीके हैं जिससे आप पूरे 2 साल में एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, अगर अल्कोहल से बनाना हुआ तो। नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नंबर रहा होगा, वहां पर हम एक ही लाइन लिख देंगे, रेफर टू पिछला चैप्टर। भी सबसे पहले क्या दिक्कत थी, मैं ले लेती एराइल अल्कोहल, इसका मेरे को फायदा क्या, अगले चैप्टर में एराइल अल्कोहल तुमको बहुत अच्छे से पता होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। बट मैं फिनोल वर्ड नहीं ला रही, मैं एराइल अल्कोहल ला रही हूं, आपको एराइल की आदत पड़ जाए। इसको अगर मैं HCl देती, वही ZnCl2 में, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, वही काम हो जाता, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। वो तो ROH में भी था अल्कोहल में, वो इन कॉन्जुगेशन विद दीज 3 डबल बॉन्ड्स है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज alternate presence of pi bond with a lone pair is called as extended conjugation। तो बढ़ गई conjugation, बेंजीन की तो चलो सबको ही पता है। उसकी वजह से क्या होगा, एक फिनोमिना जो मोस्ट ऑफ द पीपल को स्ट्राइक कर गया होगा, मैं रेजोनेंस की तरफ जाने वाली, उसकी वजह से होगा रेजोनेंस। और एक बार मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको ये ना रहे कि हम भूल गए थे और हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं। ये है मेरे पास फिनोल, इसका ये लोन पेयर इधर आएगा, ये कार्बन इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट मारेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे साथ बनाएं इसको, ये अपना हाथ चलाने से आएगा, मेरा हाथ चलने से कम। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है वो अगले को देगा, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड फिर नेक्स्ट कार्बन को जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। उसकी वजह से ये तो एज इट इज है, खैर इसको तो अब मिल ही नहीं रहा इसका वापस लोन पेयर, और इधर आया नेगेटिव चार्ज एंड दिस। इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर ये इधर जाएगा और ये इस कार्बन के ऊपर आएगा, एंड व्हाट आई विल गेट, दिस इन लास्ट। ऑक्सीजन को रियलाइज हुआ पड़ा है पॉजिटिव चार्ज मेरे लिए बना नहीं है, मुझे वापस चाहिए अपना न्यूट्रल सिचुएशन, तो उसके लिए ये इधर
और ये वापस लौट गया इस पे, और लगभग जैसा मेरा पहला स्ट्रक्चर था वैसा ही मेरा पांचवा स्ट्रक्चर आ जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड तीनों की पोजीशन बदल जाएगी। मैंने स्लो स्लो बनाया कि जो बनाने वाले लोग हैं उनके हाथ चल पड़े इसमें। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मैं देखती हूं 5 में से 3 ऐसी फॉर्म्स हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, 3 एंड 4। फिफ्थ मैंने बनाई नहीं क्योंकि वो फर्स्ट जैसी बनी होगी, सिर्फ 3 डबल बॉन्ड्स की लोकेशन ट्विस्ट होगी इस तरह से। अगर मैं देखूं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड आ गया। और अगर मैं ऊपर वाला जो रिएक्शन लिखा है आपके पास ZnCl2 विद HCl, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, हैव अ लुक। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये बॉन्ड टूटता और इसकी जगह क्या आता, एराइल हैलाइड। मेरा तो चैप्टर का एक लेक्चर मेरा बच जाता, मुझे एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन अलग करानी पड़ेगी। वहां सबसे पहला क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी देखोगे ना, मैं तब नहीं कराऊंगी जिस दिन मेरा एराइल हैलाइड होगा, उस दिन आपको दिखाऊंगी 5 रीजन दे रखे एनसीईआरटी ने इसके, क्यों ये मेथड एराइल हैलाइड से नहीं है। फिर हम तैयार कराते 3 याद कर लो, पता 5 होने चाहिए, ऑब्जेक्टिवली तो कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी, लेकिन जब बोर्ड में आए तो कोई 3 याद कर लो, तीनों में से एक मेंशन कर दो, फर्स्ट रीजन शुड बी दिस। तो जिस दिन मेरे को 5 रीजन बताने होंगे, ये तो तुम लोगों से पूछ सकूंगी कि क्यों एराइल हैलाइड में उन मेथड से नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को एराइल हैलाइड की अलग 3 मेथड्स पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने आज ही पकड़ लिया उस बात को, बिकॉज वहां आप शुरुआत कैसे करेंगे, अब तक लिख लिया होगा तो सुनिए शुरुआत कैसे होनी चाहिए। पहले आप ये रिएक्शन बनाओगे, लेकिन आप जानते हो इस मेथड से आप एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। तो यहां पर ऑर्गेनिक में ये अक्सर होगा, ये अक्सर जरूरत पड़ेगी आपको। ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो फिनोल था या एराइल अल्कोहल था उसमें रेजोनेंस की वजह से फॉर्म नंबर 2, 3, 4 तीन फॉर्म्स में ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर गया। डबल बॉन्ड मतलब मजबूत हो गया। इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटी शो ही नहीं करते। दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो पहले जब आप ये दिखा के फिर ये दिखा दोगे, फिर आपका आंसर कैसे स्टार्ट होगा, एज शोन अबाउ CO bond show partial double bond character evident in form 2, 3, 4, which makes it very strong, difficult to break, hence no reaction। खत्म। आपका सेंटेंस ढंग का बने या ना बने, फ्रेजेस में ही आपका आंसर आ गया। चेक करने वाले को यहां दिख गया, ये जो बच्चा ये बता सकता है उसकी लैंग्वेज में तो क्या ही नंबर काटूं, केमिस्ट्री बता दी। तो अब आपको याद रहेगा कि एल्काइल हैलाइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर सेपरेट एंड एराइल हैलाइड के आर सेपरेट। अब मेरे पास आ जाती है बात सेकंड, और ये अगली क्लास में भी चलेगा। लिखे उससे पहले मैं जरा आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर घुमाती हूँ। क्या था हाइड्रोकार्बन चैप्टर लास्ट ईयर, ना भी पढ़ाओ तो भी, बस बस ऐसे रिएजेंट थोड़े ना पूछूंगी, रुको। ये था आपका एल्केन। मैंने लास्ट ईयर कैसे किया था रिवीजन इसका पूरा वो शेयर करती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए हम कहां जा रहे हैं, अदरवाइज आपको लगेगा पता नहीं क्या ही कर दिया। ये 4 थे आपके पास, राइट। हाइड्रोकार्बन में एल्केन में आपको याद हो तो ये कि वो फ्री रेडिकल वाला वो CCl4 बनाने वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही हमारी दिहाड़ी एक नहीं 2 निकल गई थी। तो एल्केन में उसकी प्रेपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, राइट, जो भी आई थी। इसी तरह से एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इन चारों में जो भी हैलाइड्स वाला हिस्सा था वो इस चैप्टर में आएगा, जो भी एल्कोहल्स वाला हिस्सा था वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। एल्डिहाइड कीटोन तो यहां आया ही नहीं था, एक जगह आया था, सॉरी, ओजोनोलिसिस। सो एल्डिहाइड कीटोन का जो हिस्सा होगा वो आपके तीसरे चैप्टर में जाएगा। एक और याद दिला दूं, एसिड वाला हिस्सा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से आपने एल्केन भी बनाया, एल्कीन भी बनाया, एल्काइन भी बनाया, और एसिड्स वाला वो हिस्सा जाएगा चौथा पार्ट जो होगा मेरा 12th का एनसीईआरटी का हिस्सा है वो। तो हाइड्रोकार्बन का हर फंक्शनल ग्रुप के साथ ही था कुछ भी। तो मैं इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन का कौन सा हिस्सा लेने वाली हूं, HBr ऐड किया तो ब्रोमाइड लगेगा, इस पे H लगेगा, इस पे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, या वो अनसैचुरेशन का टेस्ट आप ब्रोमीन वाटर देते हो दोनों साइड Br लग जाता है। जितना भी हेलोजन रिलेटेड पार्ट था, आई एम टेलिंग यू ऑल 4। क्लियर हो गया। अब हम हाइड्रोकार्बन में कैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से केन से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। ये मैंने लिया सबसे इजी एल्केन, मीथेन।
ये +1 का ही हिस्सा मानो, उसको मैंने एच न्यू, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी लिखा हो सकता है, ट्राइंगल भी लिखा हो सकता है, ट्राइंगल मींस हीट, हीट रेडिएशन भी एच न्यू होती है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट यूवी लिखा होता है, वो भी रेडिएशंस होती हैं। तो तीनों में से कुछ भी लिखा मिले, इवन हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर भी लिखा मिलता है, वो भी हीट ही कर रहे हो। तो कुछ भी लिखा मिले मतलब आप ये एक ही सिचुएशन, एक रिएक्शन कंडीशन दे रहे हो। उसके साथ मैंने Cl2 लिख दिया, आप Br2 लिख दो चलेगा, जिसको जो पसंद आए दोनों लिख सकते हैं। F2 आप लिख नहीं सकते, I2 मैं लिखवाऊंगी आपसे। तो अभी सेफ साइड पे चलती हूँ, मैं Cl2 लिखती हूँ। इस Cl2 के लिखते ही क्या पढ़ा था आपने क्लास 11th में, एक एक करके H सब्स्टिट्यूट होता जाएगा तब तक जब तक एक भी H बचा है। क्लोरोफॉर्म तक की नौबत आई और एंड में आके कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मेरा चैप्टर क्या है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है, जहां एक H की जगह एक हेलोजन हो जाए। तो मैं अपने डिटेल को यहीं तक रखूंगी +1 की जगह +2 में, कि मेरे को मेनली अब काम यहां करना है। यहां पर आपने, ये तो आसान सी चीज थी सोचना, अभी थोड़ी देर में लगेगा यही आसान था जो +1 में किया, सारे H हटा दो एक एक करके। अब दिक्कत है जब एक ही H हटाना होगा, मैं 15 H दूंगी, उसमें सोचना पड़ेगा इन 15 में से कौन सा हटेगा। दैट इज माई टास्क नाउ। सो एल्काइल हैलाइड बन गया इस मेथड से, कुछ करके मैं यहां पे रोक दूं रिएक्शन को, तो मेरे को तो एल्काइल हैलाइड मिल गया, तो मेरी प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई यहां से। तो चलिए, इतना मैंने आपको याद दिलाने के लिए किया। इस प्रोसेस को कहते हैं हेलोजिनेशन, और जो ये रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। एक एक H की जगह एक एक Cl जाता गया, H हटता गया, उसकी जगह Cl एंटर करता गया। तो मीथेन से आगे आऊं तो इथेन, बात तो वही है, कोई भी एक H हटा दो। क्यों कोई भी एक H हटा दो, 6 OH एक जैसे हैं, सारे के सारे H ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जो प्राइमरी है। दोनों ही कार्बन यहां पर मेरे पास क्या है, प्राइमरी, नो डिफरेंस। कोई भी एक H हटाया, Cl लगा दिया, आगे अब मेरे को नहीं हटाना। मेरा चैप्टर यहीं तक अलाउ करता है। भाई चैप्टर का सिलेबस एल्काइल हैलाइड है, 2006 से पहले आपके विसिनल डाइहैलाइड एनसीईआरटी का हिस्सा थे, क्लोरोफॉर्म एनसीईआरटी का हिस्सा था, CCl4 एनसीईआरटी का हिस्सा था। इट वाज अ बिग चैप्टर। तब तक हम लोग 2006 या 5 तक, तब तो हमारा ये सिचुएशन होती थी कि हम सिलेबस जनवरी से पहले कभी खत्म ही नहीं कर पाते थे। वो जमाना था जब बोर्ड के 50 दिन बाद जेई और 2 महीने बाद नीट होता था, इसीलिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था, कवर ही नहीं होता था। तो अब आपके पास यहाँ पे भी इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड जो बनाने की इच्छा आप बना सकते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड अक्सर एक जैसे चलते हैं, फ्लोराइड आयोडाइड के लिए आप खुद नहीं अज्यूम करेंगे, हमसे बात करेंगे। नाउ इट्स मैकेनिज्म, इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि ये जेई नीट में आएगा। 12th बोर्ड में नोबडी कैन आस्क यू दिस, लेकिन जेई नीट में बढ़िया करके क्वेश्चंस मेरे को अप्रोच होते हैं यहाँ पे। अब आ जाती हूं मैं मैकेनिज्म पे। ये मैकेनिज्म जिसने तो लास्ट ईयर किया हो चुपचाप नोट करता है, जिसने नहीं किया वो यहां देखे, मैं उन्हीं को देख के पढ़ाऊंगी। चेन रिएक्शन की तरह होता है। चेन रिएक्शन मतलब जो एक बार स्टार्ट हो गया वो रुक नहीं सकता, आप कितनी कोशिश कर लो वो एंड तक जाएगा। या तो आपको रिएक्शन कंडीशंस में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको रोक पाओ, अदरवाइज वो चलता जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है चेन रिएक्शन में, इस पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चेन का इनिशिएशन होता है। चेन बननी शुरू कहां से होती है, ये रिएक्शन इनिशिएट कैसे होता है, H न्यू, 2 क्लोरीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड द्वारा दोनों को अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले जाने को कह देता है। तो वापस ले गए तो क्या बन गए मेरे पास, लास्ट क्लास में मैंने इसकी बात भी की थी कि जब एक डॉट रह जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। रेडिकल का मतलब चेन रिएक्शन, आई कैन नॉट स्टे, मुझे कोई और चाहिए। एक और Cl2 है सैंपल में, आपने जो टेस्ट ट्यूब दी उसके अंदर Cl2 कोई एक ही थोड़ी है, फिर इसका यही काम होगा, होमोलिटिकली फिशन होगा, ये इधर आया और Cl फ्री रेडिकल, मेरा एल्काइल हैलाइड बन गया। अब ये ऊपर के ये दोनों स्टेप रिपीट होते जाएंगे जब तक एक भी H बचा है। एक भी H बचा है ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, चाहे उसमें 14H हो, 15H हो, 25H हो, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। आपने ले लिया हेप्टेन, राइट, तो हेप्टेन में तो मेरे पास 16H आ गई सपोज, ये चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता जब तक सारे H नहीं सब्स्टिट्यूट हो जाते। इस हिसाब से मैं यहां अभी इसको रोक देती हूं। भाई अल्काइल हैलाइड बनाना था, बन गया, लेकिन ये रिएक्शन कभी बीच में रुकता भी है,
तो एक मैं हर साल ये चीज क्लियर करती हूँ कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे हैं, आपकी गलती नहीं है। आप सोचते हो पहले क्या हुआ होगा, सारा सीएल टूटा होगा, फिर वो सारे मीथेन के पास गया होगा, सारा मीथेन एक बारी में ये काम कर रहा होगा। नो, जैसे ही एक मॉलिक्यूल भी Cl2 का टूटा जो लाइट के एक्सपोजर में आया, वो एक मॉलिक्यूल मीथेन को अटैक कर देगा। पीछे हजारों Cl2 मॉलिक्यूल अभी भी पड़े हैं जो टूटे नहीं है। तो एक Cl2 जो टूटा उसने ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, इसके शायद 20 सेकंड बाद दूसरा Cl2 टूटा होगा, वो और मीथेन को ढूंढेगा। यानी पहले वाला Cl2 तो एंड तक पहुंच गया और दूसरे वाला Cl2 अभी स्टार्ट हुआ है। तो सारे रिएक्शन पैरेलल चल रहे होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि रिएक्शन एक साथ स्टार्ट होगा, कोई रेस नहीं और एक साथ खत्म होगा, नहीं, सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं। तो आखिर ये रिएक्शन बीच बीच में ऐसा नहीं हो सकता, जब आपको पता है एक Cl2 टूट के जब निकल रहा है तो दूसरा तो अभी तक सोया पड़ा है, उठा भी नहीं है। तो क्या कभी दो Cl फ्री रेडिकल भी सामने आते होंगे? इतनी सी टेस्ट ट्यूब है, यस। जब वो दो Cl रेडिकल सामने आते होंगे वो Cl2 बना लेता है, फिर H न्यू का वेट करता है, फिर टूट जाता होगा। तो ये जैसे कहते हैं ना, एक किसी भी जगह वेस्टेज भी होती है, तो ये रिएक्शन की वेस्टेज मान लीजिए, विच इज गुड फॉर अस, राइट। रिएक्शन की वेस्टेज है ये, दो Cl फ्री रेडिकल सामने आ गए तो इनको फिर टूटने के लिए फिर यूवी चाहिए और फिर चलेगा। हो सकता है ये दो फ्री रेडिकल सामने आ जाए, तो ये तो आए ही हैं वैसे आप देखोगे तो, उससे ये बन जाएगा जिस प्रोडक्ट पे मैंने रोका। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसके आगे Cl फ्री रेडिकल नहीं आया। गलती नंबर 1 आपसे क्या होगी, चाहे आपने +1 में कितना भी अच्छा कर रखा हो, आपको याद नहीं है ये चीज, आई बेट यू दिस अपने एक्सपीरियंस से, मैं आज टेस्ट दे दूं ये गलती होगी कि ये स्टेप, इनमें से कौन सा स्टेप प्रोपगेशन नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेप टर्मिनेशन नहीं है। इसको कोई रेयर ही टर्मिनेशन में डालेगा। क्यों? ये तो मेरा प्रोडक्ट था, ये तो मेरे प्रोपगेशन का हिस्सा था। नो, जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को टर्मिनेट कर रहे हैं। जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल रहे हैं, फ्री रेडिकल की चेन टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इसको टर्मिनेशन में लाऊंगी। वो बात अलग है, टर्मिनेशन से वो बन रहा है जो मेरे को चाहिए, तो वो प्रोपगेशन का हिस्सा नहीं है। तो पॉइंट यहां पर ये, जब भी एक टेस्ट ट्यूब में ये सारे रिएक्शन पैरेलल चल रहे हैं, हो सकता है 50 मॉलिक्यूल ये रिएक्शन चला रहे हो तो 10 ये भी चला रहे हो, रेडिकल्स हर तरफ से चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आई जा रहे हैं रेडिकल्स। तो अगर दो रेडिकल, इतने सारे रेडिकल टेस्ट ट्यूब में फैल गए, जब कोई भी किसी से भी टकरा सकता है, तो हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल एक दूसरे के सामने सामने आ जाए, एक दूसरे को अटैक करने पे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स हैव अ लुक। आप ये देखिए, फर्स्ट टू रिएक्शन से आप सब कुछ समझ सकते हो, फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ प्रोपगेशन से। इसमें मिथाइल रेडिकल भी मिल रहा है, इसके अंदर Cl रेडिकल भी मिल रहा है, ये दोनों ही आपस में ना कर जाए, कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में कर गए, क्या मैं उसको प्रोपगेशन कहूंगी? नो, उसको क्या कहूंगी? टर्मिनेशन। यानी एक ही टेस्ट ट्यूब में 50 रिएक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 6 शायद टर्मिनेशन के हैं, एक इनिशिएशन का एक ही है, बाकी सारे प्रोपगेशन का हिस्सा है। तो दूसरा टर्मिनेशन में क्या आ सकता है? दूसरा टर्मिनेशन में दो तो हो गए, तीसरा ये भी तो आ सकता है। और आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो मिलता है नॉमेनक्लेचर एक आधे अल्केन के बाद, वो ये मिलता है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन में इथेन कैसे बनता है, शो करो। ये मैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की बात कर रही हूं, मैं कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन में इथेन बनना कौन जस्टिफाई कर सकता है? जिसने टर्मिनेशन तक सुना हो। यानी अब अगर मैंने तुम बच्चों को ये दे दिया, आगे आगे दूंगी, अब यही पढ़ाना है मेरे को, +1 तो यहाँ खत्म होगी, इसके बाद तो +2 ही शुरू होगी। +1 में जब हम थे, इसके आगे किया था थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको दोबारा करने के इरादे से किया था। अब मैं तुम्हें इसमें कहूं सारे H निकलेंगे, हमें पता है बनते बनते रास्ते में एक फ्री रेडिकल ऐसा तो बनेगा ही, दो इस जैसे मिल गए तो हेक्सेन। जब मीथेन में इथेन बन सकता है तो शायद इसमें भी हेक्सेन बन सकता है। ये थोड़ी थोड़ी दिमाग की कसरत अब आपके साथ कराई जाएगी। सो एनीवन, एनी इशू टिल हेयर, बताइए। अब मैं दूसरे केसेस पर सेम लगाना शुरू करूं। यस, कहीं भी दो फ्री रेडिकल मिलके अगर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो रेडिकल को तो टर्मिनेट कर रहे हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से फेमस है। इनिशिएशन नाम इसको क्यों दिया? रिएक्शन नहीं इनिशिएट हो रहा ना,
रेडिकल बनना इनिशिएट हुआ, इसीलिए। तो इस हिसाब से नाम रखे हैं हमने, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, यहां तक कोई इशू किसी को नोट हो गया आई होप? तो अब मैं इसके बाद चलती हूँ भाई, इसकी प्रैक्टिस ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस मैकेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और फिर इसके क्वेश्चंस। इसके बाद मुझे लगता है तब तक 4:30 हो जाएंगे, नहीं हुए तो मैं एक आधा और करा दूंगी, दैट डिपेंड्स। अगर मैं हेलोजिनेशन किसी भी एल्केन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन में कोई भी उठा लाऊं, उसकी अगर मैं हेलोजिनेशन करूं, सबसे फास्ट एक्सप्लोसिव स्पीड आती है इसके साथ, और सबसे स्लो इसके साथ। कोई गट फीलिंग आता नहीं है आपको, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूं, कुछ भी अंदाजा? हाँ जी। तो आयोडीन का बॉन्ड तो सबसे वीक हो गया, बड़ी जल्दी टूट के, उसको तो फास्टेस्ट होना चाहिए था, ये मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ हाँ, मैं क्या कह रही हूं आपको, रेट ऑफ हेलोजिनेशन। मैं अगर मीथेन इथेन को फ्लोराइड दूं, वो तो धमाका कर देता है, आयोडाइड दूं, वो रिएक्ट होने को तैयार नहीं है। बेटा तुम सारे एक ही जगह जा रहे हो, एक सेकंड फलक। उसने भी यही कहा बॉन्ड वीक होता है, तुम भी यही कह रही हो बॉन्ड वीक होता है, उसके आगे भी सोचना अब तुम ही लोगों का काम है। रुको, पहले मैं इसको मैनेज कर लूंगा भाई, जो तुमने पहले पाप किए पहले उसे धो लेते हैं, उसके बाद अगले पाप पे आते हैं, ठीक है? आप लोग कह रहे हो ये बॉन्ड वीक होगा, तो जल्दी टूटना चाहिए ना, जल्दी टूटना चाहिए, तो मेरे को तो इसको मोस्ट रिएक्टिव बताना था जी। ये कोई न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो हुआ ही नहीं, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियोफाइल, इट इज प्रोड्यूसिंग अ फ्री रेडिकल। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक के नजरिए से सोचना बंद करें। गुड ट्राई। हाँ, इसका आई आई का बॉन्ड ओवरलैप वीक है, बहुत ही वीक है, मतलब बेटा यहाँ सी तो आया ही नहीं, तुम लोग समझ ही नहीं रहे। अगर मैंने इस चैप्टर में ऑर्गेनिक में ना पूछा होता, वैसे पूछ लिया होता, तो क्या जवाब देते? कह रही हूं इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना? रेडिकल। तो काहे न्यूक्लियोफाइल लेके आऊंगी मैं, क्यों इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊंगी? ठीक है, तो सोच उसी तरह से चलती, बट यस मेरे पास आ गया आंसर, तब मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि आई नो अभी आपको नहीं आता है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, तो एक आधे को ही मैं काउंटर कर सकती हूँ, ज्यादा को काउंटर करूंगी अगेन आई विल हर्ट माई स्पीड। F2 I2 दोनों को समझिए बहुत ध्यान से सभी लोग। दो फ्लोरीन, बहुत छोटा साइज, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, हाइड्रोजन के बाद तो यही आता है। हाइड्रोजन के बाद अगर साइज में देखूं, सबसे छोटा हाइड्रोजन, हीलियम, नोबल गैस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े होते हैं, फ्लोरीन आता है हाइड्रोजन के बाद साइज में। क्यों? हाइड्रोजन के बाद वो जो लिथियम वाला ग्रुप है, पीरियड है, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज यूं घटता है, तो हाइड्रोजन निकाल दूं ना मैं पीरियोडिक टेबल से, तो सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। उस पे तुमने तीन तीन लोन पेयर डाल रखे हैं, इतने छोटे साइज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे छोटी सी जगह में घुस गए? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का तुम्हें अंदाजा नहीं लग पा रहा है यहाँ पे कितना हुआ, राइट? ह्यूज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से तुम इसको रूम टेम्परेचर पे ला ही नहीं सकते, इट्स एन एक्सप्लोजिव। रूम टेम्परेचर पर लाओगे उससे पहले वो जगह उड़ जाएगी पूरी, ये बॉम्ब फूटेगा पूरा। इट इज एक्सप्लोजिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक साथ रखने के लिए तुम्हें इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, इतना लो टेम्परेचर, यानी इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, रुके रहो। द मोमेंट वो थोड़ा सा गर्म हुआ, एक्सप्लोड। तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है? अगर अब मेरे से कोई रिएक्टिविटी की वजह पूछे एक असर्शन रीजन में जो आ रहे हैं, bond dissociation enthalpy is too less because of इतने सारे lone pairs coming together in one bond. तो इसमें bond dissociation energy is too less, बहुत ही कम है, फटाक से टूट जाएगा बॉन्ड। वेयर एज आयोडीन में साइज बड़ा है, मैं मानती हूँ, ओवरलैप पुअर है, मैं मानती हूँ, यहां तक आप सब लोग पहुंचे, सही पहुंचे, लेकिन मैंने ही रिवर्स किया भाई, उससे तो बात रिवर्स जा रही थी, बस एक लाइन और जुड़नी थी। इतना बड़ा साइज था आयोडीन का कि उसके जो इतने सारे लोन पेयर्स थे, दे गॉट इनफ सेपरेशन टू अवॉइड रिपल्शन। इसका बॉन्ड मजबूत हो गया, बड़ी अजीब सी बात है। क्लियर है? अब तो याद रहेगा फर्स्ट बुलेट इस मैकेनिज्म की,
तो देखो एक बुलेट पे मेरे को कितनी देर लग गई, इसलिए मैं आज एक ही रिएक्शन लेके आई हूं बस, कि आज तो हम पूरा दिन इसी रिएक्शन में रहें। अब आ जाता है, ये तो इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया इसका। दूसरी बुलेट हो गया सबका ये I2Br2 वाला, एवरीवन गुड। दूसरी बुलेट पे अगर मैं आऊं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्डर, ये क्या है मतलब इसका? तो अभी जरा पेन छोड़ दीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर मैं जब शिफ्ट होंगी उस स्लाइड पे तो फिर बात करेंगे कि क्या मतलब है। आपने देखा जब मैं इथेन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर रही थी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, प्राइमरी प्राइमरी दोनों पे कुल मिला के जो 6 हाइड्रोजन है वो भी सेम है, कोई भी निकाल दो। लेकिन मैं प्रोपेन नहीं ले सकती थी उस वक्त, बस मैं इथेन तक ही बोल सकती थी। जैसे ही मैं प्रोपेन ले लूंगी, 2 मिनट रुक के नोट करना, बहुत कुछ है यहां नोट करने को। जैसे ही मैं प्रोपेन लूंगी, मुझे दिखाई दे गया भाई सारे हाइड्रोजन एक जैसे नहीं, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन प्राइमरी हैं, प्राइमरी कार्बन पे लगे हैं। इसी तरह से ये 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन वाले हैं, इसलिए मैंने इनको सेकेंडरी हाइड्रोजन लिखना सही समझा, और क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेगा। Cl2 दे रहे हो, HNu की कंडीशन यानी फ्री रेडिकल। अब जैसे ही इतना हिस्सा देखा करोगे, 2 दिन मेरे साथ ही करना कोशिश, जैसे ही एल्केन Cl2 HNu, बाय डिफॉल्ट मसल मेमोरी होती है एक ब्रेन की, ठीक है। मसल मेमोरी क्या, अब आप लोग आंख बंद करके भी चल सकते हैं, छोटा बच्चा जब नया नया चलना शुरू होता है तो उसको आंख क्या, सारे इंद्रियां ऑन चाहिए उसको। लेकिन अब आप अगर चलते हो, आप आंख बंद करके थोड़ा सा चल सकते हो अपने डिफाइंड रूटीन में, वो आपकी मसल मेमोरी में आ चुका है। चलने के लिए आपको देखना नहीं मैं दूसरा पैर किधर रखूं, तो ये आपकी मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए। जब आप एल्केन Cl2Br2 HNu देखते हैं, एक शब्द अपने आप निकल पड़ना चाहिए, ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये आपकी मसल मेमोरी होनी चाहिए कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस दे रहे हो, तो इसमें ये वाला H पहले निकालूं कि ये पहले सब्स्टिट्यूट होगा कि दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा, तो मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए। अब मेरे को पता है इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना था बच्चों, फ्री रेडिकल। मुझे सही शब्द आज चाहिए, पिछली क्लास से कोशिश कर रही हूं इस पे। इंटरमीडिएट इसमें कौन सा बना था, जब आपको मैंने मैकेनिज्म की बात की थी। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फिर भी बता दूं किसको कहते हैं। एक इंटरमीडिएट लास्ट क्लास में हुआ था कार्बोकैटायन, एक इंटरमीडिएट इस क्लास में हुआ है ही 3 इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और ये फ्री रेडिकल। कार्बिन तो तीसरे चैप्टर में आएगा तब लूंगी, वो अक्टूबर सितंबर लग जाएगा मुझे। सो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये फ्री रेडिकल है। तो इस रिएक्शन का कोई तुमसे चलते चलते पूछ ले कि इंटरमीडिएट कौन सा है, आप फिर इसका नाम सोचो, क्या नाम था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें फ्री रेडिकल ही बना होगा। तो फिर से आते हैं अपने बेसिक पे लौट के, कि अब मुझे पता है इसमें बनना क्या है, अल्टीमेटली फ्री रेडिकल। अब जब फ्री रेडिकल बनना है, या तो यहां वाला H जाएगा और फ्री रेडिकल इधर बनेगा, या फिर यहां वाला H जाएगा और इधर फ्री रेडिकल बनेगा। ये कौन सा फ्री रेडिकल बना बच्चों, और ये कौन सा बना, डिट्टो कॉपी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रीजन क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसका मैंने कोई खास डिटेल अभी लिया नहीं, जिसका प्रॉपर लेंगे बस, तब तो जल्दबाजी में आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनवा दिए कि आपका सिलेबस भी चलता रहे। सब कुछ सेम, इसका रीजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, सब कुछ सेम है। तो मैं क्या बोलूंगी यहां पर, अब कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा तादाद में बनेगा, सेकेंडरी ज्यादा बनना चाहिए, तो मेजर प्रोडक्ट तो मेरा यहां वह होना चाहिए। अभी मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही, बट यस मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, ये, और माइनर ये। जब तक मेरे को इंटरमीडिएट और उसकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड नहीं पता चलेगा, मैं मेजर माइनर तो नहीं क्लेम कर सकती। बट अभी मैं यहाँ पे आपको मेजर माइनर लिख के नहीं दे रही, वो मेरी अगली स्लाइड से होगा। आपको सिर्फ बता रही हूं कि अब मेजर माइनर ढूंढने की साइड जब जाओगे तो पॉसिबल रेडिकल्स बनाने होंगे। मैं अभी यहां नहीं लिख रही हूं कौन सा मेजर कौन सा माइनर, अगली स्लाइड पे लिखूंगी। इतने हिस्से को नोट करिए, सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर, कि हाइड्रोजन किस ऑर्डर में आप निकालेंगे, पहले कौन सा निकलेगा, ज्यादा कौन सा निकलेगा, वही मेजर होगा, जो पहले निकलेगा या जो ज्यादा निकलेगा। अब आ जाते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाई। फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैनॉट बी यूज्ड एज F2।
डायरेक्ट का मतलब F2 दे दो HNu की प्रेजेंस में. सिंस फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इट विल ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स. वो आपका एल्केन बचेगा ही नहीं. तो गुड वे इज इट इज हाईली रिएक्टिव, इट विल ब्रेक CC बॉन्ड्स ऑल्सो. तो ये कार्बन कार्बन के आपस के बॉन्ड तोड़ ताड़ क्या कर देगा? हाईली रिएक्टिव, हाईली एक्सप्लोसिव. अब 2 मिनट लिखाई को आराम दे दो. ये एनसीईआरटी का पूरा एक क्वेश्चन है, 2 मार्कर में बोर्ड में कवर होता है कि अगर मैं सेम तरीके से आयोडीनेशन करना चाहूं, मैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे ही चल रही हूं अभी, फ्लोरीनेशन तो बता दिया, अब सोचना भी मत. आयोडीनेशन क्यों नहीं मैंने अब तक एग्जांपल लिया? मैं हर बार आपको Cl2 पे क्यों ला रही हूं? अगर मैंने उठाने की कोशिश करी आयोडीनेशन, तो मैं क्या करूंगी? I2 HNu. ठीक है, मैं उसी हिसाब से अगर चलूं तो मुझे पता है, मैं फिर इसमें 2 पॉसिबिलिटीज की तरफ जाना नहीं चाह रही, जस्ट कि आपका डिस्ट्रैक्शन बचाना चाह रही हूं. अभी ये मत सोचना 2 कौन से रेडिकल बनेंगे, लेकिन मैंने अभी वो रेडिकल बना दिया जो मेरे को समझ आया कि भाई ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा है. तो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी चार्ज, कोई भी रेडिकल डीलोकलाइज होता है तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है. तो मैंने अभी अपनी ऑप्शन चूज करके यहां एक रेडिकल बना दिया. यही होगा, यहां से जो H निकला होगा और यहां से जो H के साथ I निकला होगा, वो क्या बनाएंगे फाइनली? HI. आई होप आपने नोट किया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि HCl बाय प्रोडक्ट था. इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होगा? HI. लास्ट क्लास में बात हुई थी, HI का बॉन्ड बहुत वीक है बिकॉज ऑफ साइज इनकम्पैटिबिलिटी. इसका बॉन्ड इतना वीक है, बनते ही टूट जाएगा. बनते ही टूट जाएगा तो क्या करेगा? मेरा I वापस करिए. जो I यहां पर हमने लगाया था, ये उससे I वापस मांगेगा, I2 बना के रिवर्स मार देगा. अगर आपने आयोडीनेशन किया, दिस रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल. रिवर्सिबल रिएक्शन कोई इंडस्ट्री में यूज होगा नहीं. मेरा तो प्रोडक्ट बनने से पहले वापस लौटना शुरू हो गया. इसकी ईल्ड इतनी पुअर है, इतनी पुअर ईल्ड को मैं क्यों लूं? तभी आपसे पूछा जाता है भाई अल्काइल हैलाइड बनाने की इनमें से कौन सी बेस्ट मेथड है? ये वर्स्ट मेथड्स में आएगी. बेस्ट में तो अभी भी मेरे को SOCl2 लग रहा है फ्रॉम एल्कोहल. फ्रॉम एल्केन तो मेरे पास एटलीस्ट ये पता है, ये तो मैं कभी भी नहीं लूंगी कि इसमें मेरे को नहीं मिल रहा एल्काइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड मेरे को नहीं मिल रहा. तो इसके लिए पर मेरे को बनाना भी आयोडाइड है, मैं करूं क्या? और बनाना भी इसी मेथड से है, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है. और तो अगर मेरे को बनाना भी इसी मेथड से है और बनाना भी आयोडाइड है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? मैं इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को I2 में कन्वर्ट होने से बचाऊंगी कि ना जा भाई वापस. जब वापस नहीं जाना तो इसको कहीं तो मेरे को बिजी करना पड़ेगा. इसको हैंडल करने के लिए मैंने इससे बड़े गुंडे छोड़ रखे हैं टेस्ट ट्यूब में, HNO3 और HiO3. ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कि इस रिड्यूसिंग एजेंट को बनते ही न्यूट्रलाइज कर देंगे कि अब कैसे जाओगे वापस. और ये बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आयोडीनेशन के लिए आपको इनमें से क्या यूज करना होता है रिवर्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए. 4 ऑप्शन, या पूरा पूरा 2 मार्कर में आ जाता है, 1 मार्कर में आ जाता है. तो वही मैंने लिखा. और अगर ये 2 मार्कर या 1 मार्कर में आता है तो सामने वाला आपसे ये लैंग्वेज से पहले ये येलो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है. अब मेरे पास यहां पर एक और बुलेट आती है. ब्रोमिनेशन जो आप करते हो, ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है, यानी कि Br2 के साथ HNu देना, उसमें टर्शरी हाइड्रोजन की निकलने, तो हर जगह है बट मैं ब्रोमिनेशन ही क्यों लिख रही हूं उसको सुनते हैं. टर्शरी हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होगा, नथिंग न्यू, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. लेकिन ब्रोमिनेशन इतना ज्यादा सिलेक्टिव है, इतना ज्यादा सिलेक्टिव है, ये टर्शरी को देखते ही सेकेंडरी और प्राइमरी को तो देखेगा भी नहीं. व्हाट डज इट मीन? अगर मेरे पास, एक बार पेन छोड़ दीजिएगा जिनके लिए पहली बार है, जिन्होंने +1 में मेरे पास ये सारा नोट किया हुआ है, सेम स्लाइड्स हैं, तो वो चाहे जो मर्जी करें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ वो सुने ध्यान से. टर्शरी हाइड्रोजन के निकलने का रेट 1600 गुना है एज कंपेयर टू प्राइमरी. आप समझ रहे हैं, 1600 टाइम्स. तो प्राइमरी हाइड्रोजन 50 हो 15 हो, एक भी टर्शरी हाइड्रोजन है ना, वो ही निकलेगा और बहुत अच्छे से निकलेगा. कि आप प्राइमरी की भीड़ ले आइए लेकिन टर्शरी ही पहले निकलेगा, पहले वही सब्स्टिट्यूट होगा. सी द डिफरेंस इन रेट. यानी ब्रोमिनेशन इतना सिलेक्टिव है, ये भीड़ में किसको इमीडिएटली ढूंढ लेगा?
टर्शरी को, ये ढूंढ लेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करके बैठ जाएगा पहले टेक में, क्योंकि मेरे को तो पहला ही करना है, उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन तो हटाने ही नहीं, मेरा तो सिलेबस ही अल्काइल हैलाइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है। दूसरा एच निकालने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस साल, मैं तो एक ही एच निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो पहला एच तो कौन सा निकलेगा, 1600 टाइम्स जिसका रेट फास्ट है एज कंपेयर टू प्राइमरी, दैट इज टर्शरी। तो इसका कॉमनली पूछा क्या जा रहा है, इस पे मैं पूरी कहानी बना दूं चाहे, पूछा क्या जा रहा है, अक्सर एक स्टेटमेंट मिलता है, मिक्स्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जब ब्रोमिनेशन इज स्लो एंड सिलेक्टिव। तो स्लो फास्ट की तो मैं चलो बाद में बात करूंगी, बट सिलेक्टिव तो है ब्रोमिनेशन, हाईली सिलेक्टिव। अब आ जाती हूं मैं क्लोरीनेशन पे। तो ब्रोमिनेशन चाहे नोट हुआ ना हुआ, समझ आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्लोरीनेशन में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन है फिर भी, राइट प्रीशा? क्लोरीनेशन 5 टाइम्स फास्टर है कब, टर्शरी के केस में, एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन के निकलने का रेट 3.8 टाइम्स है, यानी ये लेस सिलेक्टिव है। लेस सिलेक्टिव मतलब भाई अगर भीड़ आ गई ना प्राइमरी की, तो शायद ये टर्शरी को इग्नोर कर दे, क्योंकि 5 गुना ही तो है, 1600 गुना तो नहीं है। तो अगर 10 प्राइमरी आ गए, वही अब मेरे को आगे कराना है कि कहाँ मेरे को पता चलेगा कि कितनी भीड़ लेनी है कितनी नहीं लेनी। बट उससे पहले सभी लोगों की कॉपी में ये रेट का रेशो आ जाना चाहिए कि ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव, क्योंकि उसमें रेट का ये डिटेल है, और क्लोरीनेशन इज नॉट वेरी सिलेक्टिव, उसमें क्या है। तो उसके एग्जाम्पल को लूं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो ब्रोमिनेशन जब भी आए तब तो आपको सोचना ही नहीं है कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी कितने टर्शरी, एक भी टर्शरी है चुपचाप वो एच निकालिए, उसकी जगह ब्रोमीन लगाइए, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट खत्म। फ्रंट सीट पे बैठ के मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? फिर मुस्कुराने का हक नहीं है, या हमें भी बताइए, हम भी मुस्कुरा लेंगे। ठीक है, फ्रंट सीट पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग अटेंशन। हो गया नोट बच्चों? 5:3.8:1। अब एक बार पेन छोड़ देना, ये थोड़ा समस्या वाला पार्ट है। लास्ट ईयर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ा था और ये कहा था कि नेक्स्ट ईयर इसको फाइनली क्लोज करेंगे। तो क्या था क्वेश्चन मार्क, भूल जाओ, पूरा शुरू से सुनना है। मैंने आपको यहां पर दिया आइसोब्यूटेन, द मोस्ट ट्रबलसम केस। आइसोब्यूटेन की अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं, मेरे को सोचना ही नहीं है, टर्शरी है ढूंढो पहले। टर्शरी कार्बन एक है और उसके साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, चुपचाप उसका एच हटाया, ब्रोमीन लगाया, ये मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन मेरे को माइनर भी देना पड़ता है व्हेन आई एम बीइंग आस्क्ड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। मेजर प्रोडक्ट कोई पूछे तो इतने पे रुक गई बात, बट प्रोडक्ट्स पूछे तो मेरे को दोनों देने हैं, CH3 CH, बाकी सारे प्राइमरी बिल्कुल सेम है, कहीं मर्जी BR लगा दो, IUPAC नेम सेम आएगा। आज की क्लास के एंड में यही करूंगी, इसके आइसोमर्स बनवाऊंगी, राइट? तो अभी आइसोमर के चक्कर में नहीं पड़ रही मैं, कहीं मर्जी BR लगा दो, तीनों CH3 बिल्कुल सेम थे, एक ही जैसा आएगा। इसको मैं क्या लिखूंगी, माइनर। तो मेरे पास मेजर माइनर प्रोडक्ट आ गए, किस केस में, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब दुआ करो कि इस पे कोई क्वेश्चन आए तो ब्रोमिनेशन पे आए, क्लोरीनेशन पे ना आए। अब क्लोरीनेशन पे आए तो ना बीच में बात अड़ जाती है कि ये सिर्फ 5 गुना ही तो ज्यादा था टर्शरी वाला, तो उसमें एक फैक्टर घुस जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कौन ज्यादा है ये भी मायना रखेगा, प्राइमरी ज्यादा है कि सेकेंडरी ज्यादा है कि टर्शरी ज्यादा है, ये भी मायना रखेगा। तो मैंने अब आपको कौन सा दे, ये वही केस है जिसका मैंने मेजर माइनर तब नहीं लिखवाया था, यहीं कहीं चल रही थी बात, और मैंने कहा था हाँ ये कुछ इसी के ऊपर था, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने कहा था उस रेडिकल बनाओ, मेरे को भी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट नहीं है, यही था प्रोपेन। अब मैं आपको इसके प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रही हूं, इधर यही प्रोपेन मैंने यहां बनाया, कोई मेरे को कहे ब्रोमिनेशन करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सेकेंडरी देखा, और क्योंकि ये तो हाईली सिलेक्टिव है, जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल है ये उसी को पकड़ के खत्म करेगा, और यहां ब्रोमीन लग जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड फर्दर। बट इफ आई गेट क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में मैंने ऊपर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो क्लोरीनेशन का रेशो अपनी कॉपी से देख के बताना, गिरीशा क्या दिया है मैंने, 1:2, कोई और नहीं, 1:2
राइट, 1:3.8:5, ये सिर्फ आप लोगों को पॉज देके याद कराना था, इसीलिए पूछा। 1:3.8:5, तो आसपास ही, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी। तो इसमें मेरे को यहां पर अब गिन के बताओ आप लोग, कितने सेकेंडरी हैं हाइड्रोजन? 2 सेकेंडरी, और सेकेंडरी का रेट अभी मुझे कितना बताया गया? 3.8, मल्टीप्लाई करके क्या आता है? प्राइमरी कितने हैं? कौन सी बड़ी आई वैल्यू? सेकेंडरी की वैल्यू बड़ी आई। अब यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, तो कौन सा मेजर होना चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम ना करता, जो मैंने बताया मैकेनिज्म करा दिया। एक बार मेरे को मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने दो बच्चों। अगर मैं कह रही हूं ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, 55% हटा दिया, मैं ये कह रही हूं मेरा ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट तभी साबित हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लग रहा हो। और अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ना भी होती, कोई चीज ही ना लाई होती मैं, ये तो किसी शक्ल में भी मेरे लिए मेजर नहीं बन सकता भाई। सेकेंडरी का रेट फास्ट है, सेकेंडरी का रेट हमेशा ज्यादा है, सेकेंडरी के सब्स्टिट्यूट होने का रेट ज्यादा है। तो मैं चाहे प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाऊं तो भी यही जा रहा है, ना लगाऊं तो भी यही जा रहा है। तो मुझे इसके नीचे क्या मेंशन करना चाहिए? इट इज माइनर और 45%। इसे आप अब क्या कहोगे? माइनर। मैं दोनों फैक्टर लगा रही हूं आपके पास। आप प्रोबेबिलिटी लगाओ तो भी सेकेंडरी वाला एज जाना चाहिए था, पहले इस पे हाँ या ना करो। आप प्रोबेबिलिटी ना भी लगाओ तो भी यही जाना चाहिए था, फाइट नहीं है इसमें। ये अब आपको समझना है, दोनों फैक्टर से जो जा रहा है वो आपके लिए सेफेस्ट है। तो अगर आप प्रोपेन में बात करोगे तो भी ये माइनर है, और इसके साथ दूसरा मेजर क्या बनता? इस H की जगह आप Br लगा देते। ब्रोमिनेशन में तो फाइट ही नहीं थी। क्लोरीनेशन में पहली कोशिश हमेशा आप क्या करेंगे? दोनों फैक्टर्स लगाएंगे। मेरा इसको थोड़ा सा फैला के बताने का इंपॉर्टेंस यही था, आपको दोनों फैक्टर लगाने हैं। कहां दोनों नहीं लगाने, अब वो भी सिखा देती हूँ। ये कब कब नहीं लगाना वो भी सिखा देती हूँ, बट पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब बताना था कि मेरे पास जिसकी वैल्यू ज्यादा आई वो मेजर। दोनों तरीके से मेरे पास मेजर सेम था, आप प्रोबेबिलिटी लगाते या ना लगाते। पहले इतने को नोट करिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे 2-3 केसेस हैं जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। यहां तो कोई इशू ही नहीं था, नोट करिएगा। पहले इस वाले को करिएगा, फिर मैं ऊपर वाले लाती हूँ। अभी ऊपर वाले तो बात ही नहीं करनी मैंने, करिए क्विक। माइनर वाला तो तुम मुझे बता सकते हो, दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है बच्चे? बताओ बताओ मेरे को, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम बताओ। माइनर मेजर मेरे पे छोड़ दो, वो तो भी स्टार्ट ही हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इस पे? ये उसमें वगैरह अब मैं चला नहीं पाऊंगी, इसी में ये मेजर बनना चाहिए, बस। तो यही मेजर है। 45% ये है, तो ये कितने परसेंट होगा? आपको 45 55 पे ध्यान नहीं देना, मुझे लगता है शायद वो ना कंफ्यूजन की वजह बन रहा हो। मेजर कौन सा है आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है। मैं आपके पास यहां पर मेजर बना रही हूं, बताओ अब कंफ्यूजन बताओ। दोनों बनेंगे, एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा, राइट। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में अब आपको सब में इक्वल पॉसिबिलिटीज बतानी पड़ेंगी, 2 हैं 3 हैं, और उनकी फिर मेजर माइनर और रिमोट ट्रेसेस ये बताना होगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। जी इतना नोट हो गया सबके पास? कर लो, आ रहे हैं पहले एक बार। अच्छा कर दूं ऊपर? हाँ जी पारस कुछ कह रहे हो? आइसोब्यूटेन तो मेरे को डिस्कस करना है ना अभी, बस पहले ये करना, अभी आइसोब्यूटेन मत देख लेना। कुछ कह रहे थे? ओके। आप प्रोपेन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर लिख दो तो हैप्पी, आप वैसे लिख दो कि भाई सेकेंडरी का रेट ज्यादा है तो हैप्पी। दोनों चीजें लगती हैं, इसको कोई भी लगा सकता है। लास्ट ईयर इसमें इसी में थोड़ी ट्रबल आई थी, जिसको हमने अब चेंज किया है, क्योंकि बहुत सी बुक्स रेफर करने के बाद व्हाट इज राइट वो हम दे रहे हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। यस ऊपर वाले केस लिखने, मैं पहले सोच रही हूँ नीचे वाला कर लें बच्चे। प्रोपेन हो जाए तो मुझे बताइएगा।
अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए पहले एक बार समझ लो, नोट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आज तक कोई सबसे औखा केस आपको मिलेगा तो वो यही मिलेगा, इसके बाद तो जो मैं आपको दूंगी आप बड़े आराम से कर लेंगे। आइसोब्यूटेन, क्या मेरी क्लास को क्लियर है आइसोब्यूटेन क्या होता है? आइसोब्यूटेन बना लेंगे। अब मेरी क्लास को ये भी क्लियर है इसमें एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है, और प्राइमरी हाइड्रोजन कोई मेरे से पूछे तो काफी सारे हैं, 9 है। लेकिन अगर कोई मुझे ब्रोमिनेशन दे रहा है तो मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं है, उसमें तो मेरे पास ये मेजर बन गया, साइड में कर दी बात। लेकिन अगर कोई मेरे को क्लोरीनेशन की तरफ लेके जा रहा है तो मेरे को फिर से स्ट्रगल आती है। आप प्रोडक्ट मत देखना प्लीज, कंफ्यूज होंगे। आप पहले मुझे बताइए हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 9, रेट कितना? 1, 1 इंटू 9, एक वैल्यू 9 साइड में रख लो, एक अकेला H, तो इसको मैं 5, कौन सा बड़ा है? 9। अब इसके अंदर मैंने दोनों प्रोडक्ट बता दिए आपको, राइट। अभी आपने जो मेरे को कैलकुलेशन बताई अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो आप मेरे को कैलकुलेशन क्या बताओगे? मैम प्राइमरी ये वाला निकलना चाहिए, राइट। और आप इसी पे लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या बताएंगे? मेजर। हमारी तो कोशिश यही है इसको बताने की कि यही मेजर होगा, और इसमें किसको बताएंगे? माइनर। बट अब इसके बाद मैं उम्मीद कर रही हूं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आपका क्लियर होना शुरू हुआ, और बढ़िया करके कब क्लियर होगा? जब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में वेरी मच आ सकता है, बट इवन क्लोरीनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन, दोनों के लिए आ सकता है। आपकी एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड है ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ी सी मेरे को आपकी तरफ से प्रैक्टिस चाहिए। बताइए ब्रोमिनेशन में कौन सा बनेगा, और आपका अंदाजा क्या है क्लोरीनेशन में कौन सा बनेगा? अरे कर ही रखा है मैंने नीचे। एनीवेज, ब्रोमिनेशन में तो आंख बंद करके यही बना दूं बच्चों, सेकेंडरी वाला, वहां तो फाइट ही नहीं है। दिस इज मेजर। जब भी आप ऐसे काम करें, मैं मेजर लिख रही हूं, मेरे से छूट जाए, आपको जरूर लिखना है मेजर। कंफ्यूजन ही मेजर माइनर का है। लेकिन अगर मैं क्लोरीनेशन में आऊं, तो अब मेरे को बताइए सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 4। उससे मेरा क्या आ रहा है? 15.2। और प्राइमरी कितने हैं? 6। कौन सी चीज बड़ी है? दिख ही रहा है, वही मेजर होगा, बना दो। तो अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चल रहा होगा, एक शॉर्टकट दूंगी, वो चाहे मैं पहले दे देती बट बढ़िया मजा ना आता, वो अब ज्यादा आपको बेटर लगेगा। तो इसमें मेजर आई होप अब आप लोग बना लेंगे। तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों में मेजर सेम था। चलो बढ़िया है, यही चाहिए बस मुझे। नहीं, सेम तो है नहीं बच्चों, सेम कैसे कह सकते हो? एक तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, एक दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही चेक कर रही थी कि शायद आप लोग कहीं, हाँ बात तो सही है मैम। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग माय लक कि उधर से नंबरिंग करोगे 2 ब्रोमो, इधर से नंबरिंग करोगे 2 ब्रोमो, बोथ आर सेम, ठीक है। सेकंड केस, वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेटिंग। ना ये मैंने 11th में करा ही नहीं सकती। हाँ कुछ कराया होगा, ये मैं कभी 11th में नहीं कराती। ये नहीं नहीं, वो कुछ और था। ये तो मैं कभी नहीं 11th में कराती, ये करा दूं 11th में, मैं अपने 12th के लिए कुछ तो रखती हूँ। ये कभी नहीं होता 11th में, भूल जाना मेरे पास तो। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, जसकरण कोई अंदाजा दे सकते हो अभी पहले कि कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा? पोजीशन नंबर 1, इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअली ये। 2, 3 के 4, 2 पे, ओके, सेकेंडरी वाले पे। चलिए, यहां आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये भी प्राइमरी कार्बन था 1, ये भी प्राइमरी कार्बन था। मैंने दोनों को 1 1 क्यों दिया है? दोनों सेम है इसीलिए 1 1 दे दिया। अच्छा, ये तो खैर वैसे भी टर्शरी वाला था, तो मैंने बाई चांस जस्ट मैच करने के लिए टर्शरी वाले को 3 दे दिया, और ये सेकेंडरी वाला था, इसको मैंने 2 दे दिया। ये भी तो प्राइमरी है, इसको मैंने 4 क्यों दिया? क्योंकि ये इन दोनों से अलग है, इनका अड़ोस पड़ोस अलग है। ये दोनों किसी अलग तरीके के कार्बन से अटैच्ड हैं, ये किसी अलग तरीके के कार्बन से अटैच्ड है। अब आप देखो पिछले केसेस में मैं आपको कह रही थी कितने प्राइमरी, हम तड़ाक से गिन रहे थे 9, वो सारे मिथाइल सेम थे। मैंने इसलिए सीधे 9 into 1 बोल दिया।
अब मेरे को ये भी देखना होगा सारे प्राइमरी अगर एक जैसे हैं, उनका आईयूपीएसी नेम एक जैसा है, उनका एटमॉस्फेयर एक जैसा है, तब मैं उन्हें एक जैसा ले सकती हूँ। अदरवाइज तो इसमें भी आप यही कहते, अगर मैंने यहाँ CH3 और CH3 लिखा होता, आपने फट कहना था 9 है, ये 9 नहीं है, क्योंकि ये सारे सेम नहीं है। तो अब देखिएगा यहां पर ये दोनों पे 6 हाइड्रोजन, 6 प्राइमरी। क्यों आशीष? 6 प्राइमरी, इसको किससे इंटू करूंगी? 1 से। तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आया। ऐसे ही 5 क्या लिखे हैं मैंने यहां पर? 5 क्या लिखा है? रेट और टर्शरी वाला एक। ये हो गया मेरे को पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4। किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा? बेटा 1 वाले दो को ही तो मैंने 6 किया है, दोनों को 3 3 6, राइट। इसका आंसर आया 6, इसका आया 5। ये एविडेंट है 6 से ऊपर है। तो मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या होगा? यहां पर Cl लगना। दैट इज द की। इसके अंदर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों दिए, तब आपको सब। और अगर मैं ब्रोमिनेशन कर दूं, वो तो मैंने बनाई रखा है ब्रोमिनेशन, टर्शरी देखोगे आप, कर लोगे अपनी कॉपी में, ब्रोमिनेशन भी करिए। तो पहले ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं। आपको कहा गया है ये एक एल्केन है, चेक। ये एक एल्केन है, C5, 5 कार्बन है, तो यस हो भी सकता है। फॉर्मूला मैच कर रहा है एल्केन का परफेक्टली। ये एक एल्केन है। इस एल्केन का मोनोहेलोजिनेशन करिए, जो इतनी देर से कर रहे हैं। इस एल्केन का मोनोहेलोजिनेशन करके बताइए। उसके बाद मोनोहेलोजिनेशन करने के बाद एक ही आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी हो, चाहे 12 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन है तो भी। यानी कोई भी हाइड्रोजन निकाल लीजिए, आइसोमर एक ही बने। ऐसा स्ट्रक्चर इस पेंटेन का आइडेंटिफाई करिए। तो आदित्य, जो तुम नियो पेंटेन बोल रहे थे, चेक, ये नियो पेंटेन है। बस बस मेरे को बोलने दो, अभी तो मेरी बारी है। कुछ साल लगेंगे तुम्हें इधर आने में, फिर तुम बोलना, मैं बैठूंगी ऑडियंस में। सो मेरे मेरे 2 स्टूडेंट्स ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है चंडीगढ़ में केमिस्ट्री का। हाँ। वो कंपटीशन दे रहे हैं, शर्म नहीं आई उन्हें? आई एम सो प्राउड कि वो ये काम कर रहे हैं। मतलब उनकी क्लास का जो बच्चा टॉप करता है, वो मेरे पास भेजे थे, मैम आगे अब आप संभालो। तो मेरे को बिजनेस में इनलाइन करके दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 11th 12th, राइट। वन ऑफ द गर्ल इज दिव्या। और नहीं यार, क्यों बोल दिया मैंने? चाहे आप यहाँ के H को सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे यहाँ के H को करिए, चाहे यहाँ के, चाहे यहाँ के, एक ही आइसोमर बनेगा, आईयूपीएसी नेम सेम होगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर देना मेरे को इसलिए जरूरी होता है, आप क्वेश्चन समझ सको कि मोनोहेलोजिनेशन के बाद एक ही पॉसिबल आइसोमर बन सके, ऐसा पेंटेन कौन सा होगा? ऐसा पेंटेन होगा नियोपेंटेन। ये आपकी एनसीईआरटी का 3 पार्ट्स का क्वेश्चन है, और ये जेई नीट में पास्ट ईयर में काफी मिलेगा। आजकल तो नहीं आ रहा, लेकिन आजकल एक स्टेप बढ़ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंटली आ जाएगा। वो मैं बता रही हूं आपको वो क्या आएगा। भाई पहले तो अब मैं आ रही हूं एन पेंटेन, सॉरी, हाँ एन पेंटेन ही आया ना। एन पेंटेन सोचते हैं। एन पेंटेन का मतलब क्या है? नॉर्मल पेंटेन। जो लोग हाथ बांधे बैठे हैं, खोल लें हाथ, पेन पेपर से कर लो 2 2 हाथ। पहले अब मेरा एन चल गया है भाई। तुम आईसो वाले आईसो कर लो कॉपी में, मेरे को चाहिए। ये आसान नहीं होता क्वेश्चन बेटा सबसे कराना। तो जिसको आईसो याद आ गया वो आईसो कर ले। तीसरे पार्ट में फिर एन पेंटेन हो जाएगा। मैं तो इसलिए कर रही हूँ, किसी एक में तो एन पेंटेन आएगा ही आएगा। तो मैं तो विन विन सिचुएशन में हूँ। बनाइए, मेरे को आपकी कॉपी देखनी है। बनाते हुए आपको देखना है, आप बनाएं प्लीज। पड़ोसी का बन गया तो मेरा भी बन गया, इस फिलॉसफी में मत रहना। खाना सबको अलग अलग खाना पड़ता है। एक पॉसिबिलिटी मेरे को ये दिख रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। यार 6 बनाए हैं क्या मैंने?
उसको Cl का C भी गिनती में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे को बोर्ड पूरा नहीं दिखता एक साथ, दूर होना पड़ता है। अब मैं हर बार गिनूंगी। एक बनाया 1 क्लोरोपेंटेन, एक बनाया 2 क्लोरोपेंटेन, तीसरा नाम क्या होगा? चौथा बना के बताओ। नहीं है, सेकंड पार्ट का आंसर ये नहीं है। वेरी गुड, क्लैप करा दूं? इस पे तो यही बनता है, बिजली विभाग वाले भी थक गए कि इस पे तो बिजली दे ही देते हैं, इन्होंने क्लैपिंग वाला काम किया है। भाई आपको यहां पर पॉसिबल आइसोमर जैसे ही आपने बनाए, आप एक दो तीसरा और बना सकते थे, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर था। इस पार्ट का आंसर यस, दैट इज गुड, आइसोपेंटेन शायद। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मैंने तो बना दिया है। 4 बनने चाहिए कॉपी में, मैं उसमें पूछ रही हूं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना, थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। प्रोडक्ट तरशीरी एक भी नहीं है इसके अंदर। हाँ सॉरी, माय बैड, यहाँ पर एक एच लगा हुआ है। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कोई इसे बेंजीन समझ ले, फिर मेरे को एच यहाँ वाले को बताए। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड कि कोई इस हेक्सागन को देख के, जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक हुआ करती थी आप लोगों से पहले और अभी भी हो जाएगी, कि आप हेक्सागोनल रिंग को बेंजीन नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर यस, एक टर्शरी हाइड्रोजन है, मेरे पास सेकेंडरी भी है और मेरे पास प्राइमरी भी है। बट क्योंकि मैं मोनोहेलोजिनेशन में इंटरेस्टेड हूं, तो मेरे पास यहां जो टर्शरी आ गया, मैं उसको प्रायोरिटी देके प्रोडक्ट ये बनाने वाली हूं। एनसीईआरटी डू नॉट डील विद प्रोबेबिलिटी फैक्टर। लेट मी टेल यू, जब मैं बोल रही हूं कि एनसीईआरटी का करा रही हूं, इट डू नॉट डील विद प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां लगा दूं ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी, हालांकि ब्रोमिनेशन में तो वैसे भी नहीं था, बट अगर मैं क्लोरिनेशन भी देती तो भी, जब एनसीईआरटी की बात हो, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाली चीज है ही नहीं, राइट? एक और बताइएगा, दिस इज गुड क्वेश्चन, अगर आप ये दे देते हैं तो मेरे लिए बोनस होगा। एक तरफ से आया, किसी भी सेकेंडरी पे लगा दो, एक तरफ से आया लालिक। आदित्य कुछ कह रहे हैं? ओके, क्या कह रहे हो? एलाइल वाले पे, डबल बॉन्ड का साथ वाला। ये 4 मेरे पास सेकेंडरी हैं, इन पे क्यों नहीं एच? इन पे भी है, क्यों? चलिए अब इस, राइट, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या आपने डबल बॉन्ड अभी तक तो कराया नहीं, और अब एकदम से डबल बॉन्ड आ गया, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन के आगे लिख दिया था, एज डन इन प्रीवियस ईयर दिस चैप्टर। और जब मैं सबसे पहले आज आपको ये रिएक्शन स्टार्ट करवाया है, उस वक्त मैंने क्या बोला है? हेडिंग क्या थी? फ्रॉम एल्केन्स। एल्कीन नहीं लिखा था मैंने। तो आपको वो शब्द आए ना आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ उन कार्बन पे होता है जो सिंगली बॉन्डेड या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। डबली बॉन्डेड को ये देखेगा भी नहीं। तो आप ये बिल्कुल लोड मत लीजिए, मेरे को नहीं आता पिछले साल का क्या था, आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज का एक्सपेक्ट मैं कर सकती हूँ, जब मैं आपको कह रही हूँ ये रिएक्शन सिर्फ एल्केन्स का है। तो आप एल्केनिक पार्ट को ढूंढ लीजिए, ये 4। अब यहां पे थी वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि कहां पर मुझे पता है, अगर मैं इस पोजीशन को 1 बोलूं, इसको भी 1 बोलूंगी, सेम ही है दोनों। तो मैं आपसे एक चीज पूछती हूं, या तो पोजीशन 1, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को तो सोचो है ही नहीं अभी, उसके हाइड्रोजन तो मेरे को अवेलेबल नहीं है। तो पोजीशन नंबर 1 है मेरे पास, और पोजीशन नंबर 2 है, क्योंकि चारों ही सेकेंडरी है, तो नीड नॉट टू राइट ऑल आर सेकेंडरी। अब मेरे को बात आती है कौन सा ज्यादा मेरे लिए मेजर होगा। मुझे पता है आपको आता है, बहुत से लोगों का आता है, जो जवाब भी दे रहे हैं। आई एम हैप्पी कि उन्होंने पिछले साल को रिटेन करके रखा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बट इस वजह से आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे।
आपकी अभी भी आदत यही होनी चाहिए, आप प्लीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते वक्त दोनों तरह का रेडिकल बनाए बिना डू नॉट जंप। इसी का इंतजार होता है एग्जामिनर को, तुम आओ ओवर कॉन्फिडेंस में, हम तैयारी करे हुए हैं। क्योंकि जब आप खुद सोचिए, इतनी स्लो स्पीड से हम ये कर रहे हैं, अभी एक रिवीजन आपको और मिलेगी इस सारे कंटेंट की, 3 बार तो एल्काइल हैलाइड का टेस्ट हो लेगा, आप में से काफी लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो उसी ओवर कॉन्फिडेंस के टाइम पे ही आपका एग्जाम पड़ता है। सो यहां पर अब आप देखिए इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे पता है मैंने अभी तक रेजोनेंस का फिनोमिना लिया नहीं, लेकिन इतना ले लिया, डबल सिंगल ऑल्टरनेट पे अगर डबल बॉन्ड के कुछ आ गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के चांस हैं, वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो आपका मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। ये आपकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया पूरी एनसीईआरटी में 12th की। और जितना मैं जानती हूं 11th की एनसीईआरटी में भी एक लाइन नहीं लिखी है एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ही नहीं। बट ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है नोमेनक्लेचर के बाद। तो इट सेट्स अप द स्टैंडर्ड कि आपको क्या आना चाहिए। क्लियर? गुरतेज करना कोशिश, शिखर, आरजा करो कोशिश। इसमें कौन सा, अगेन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को देखना भी मत। हाँ, एनसीईआरटी है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाना ही नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी का है। सब्जेक्टिव डीपीपी में आखिरी पार्ट शायद कुछ ऐसा ही है जितना मैंने देखा। तुम देख भी लो, चलो तुम्हें छूट है, प्रोबेबिलिटी से भी आंसर तुम्हें चेक तो करूं। बेटा प्रोबेबिलिटी तो यूं नहीं लगेगा कि रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस आ जाता है तो कोई और फैक्टर लगता नहीं है जी। इसमें अब मैं क्या करूंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं अभी भी मैं नहीं कॉस्ट झेल सकती ओवर कॉन्फिडेंट होने की, मेरा तो मजाक बन जाएगा। दो रेडिकल बने, क्योंकि मेरे को फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन जिस दिन लेना उस दिन ये सारे फायदे उठाने हैं। उस दिन आपको कहूंगी बताओ इसमें से कौन सा स्टेबल, तो आपके लिए फाइनल टच होगा तब। ये रेडिकल अगेन इसके साथ रेजोनेंस में आएगा, राइट? यहां नो रेजोनेंस। रेजोनेंस जिस चीज में आ गया वो ज्यादा स्टेबल, वो मेजर। प्लीज यहां प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे। रेजोनेंस आ जाता है तो सारे फैक्टर्स को बस्ते में बंद कर दीजिएगा जो पड़े हो। रेजोनेंस ही आएगा अगर वो प्रेजेंट है तो, कोई और फैक्टर याद भी आ रहा हो उसे साइड में कर देना, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन जो मुझे एनसीईआरटी से दिखे, दोनों एलाइलिक वाले सपोर्ट था, एक साइकिल में और एक ओपन चेन में। क्लियर? यहां मेरा ये रिएक्शन खत्म होता है। मेजरली मैं मेरा टारगेट आज का ये था, लेकिन मुझे पता है मेरे को जब टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा तो मुझे क्या करना है। अब जब मैं अगली क्लास आपकी लूंगी तो मेरा, अब आप सोचिएगा आज अगर किसी को लगे घर जाके देखिएगा एल्केन का कितना हिस्सा हो गया, एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया। इसी तरह से एल्कीन से भी तो एल्काइल हैलाइड बन सकता है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रही हूं, बहुत बेसिक सा रिएक्शन, सॉरी, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। शायद ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे टेस्ट करते हैं। उसमें हम बोलने में फ्लो में ब्रोमीन वाटर बोल जाते हैं। ब्रोमीन वाटर से बचना। अब तक तो जरूरत नहीं थी, 11 तक तो मैं भी ब्रोमीन वाटर बोल रही थी और बीच में बोल दिया था भाई वाटर की जगह CCl4 कर देना, क्यों, क्लास 12th विल टेक केयर ऑफ इट, ये बोल के हम चल दिए थे। तो ये जो अब आ रहा है ये आपको मैंने 11th में हाथ भी नहीं लगाया है, सिर्फ एक लाइन के अलावा, राइट? ये वही हिस्सा है जो 12th में ही पढ़ाया जाता है स्ट्रिक्टली। अगर मैं हेलोजिनेशन करती हूं, कोई भी एल्कीन ले आओ अब, और उसको आपने क्या दिया, हेलोजन Br2 Cl2 I2 कुछ भी दे दीजिए, F2 तो ला ही नहीं सकती है। मैंने हेलोजन दिया, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों कार्बन एक एक साइड एक एक Br लगा लेंगे। जब कोई दो से मिलके एक बनता है तो मैं क्या कहती हूं, एडिशन रिएक्शन। दो ऐड हुई चीजें, एडिशन रिएक्शन। तो यहीं से मेरी कंडीशन शुरू होती है। एडिशन रिएक्शन की पहली शर्त क्या है, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई चीज ऐड होगी।
2 पाई बॉन्ड है तो 2 एडिशन हो सकते हैं, 4 हैं तो 4 एडिशन हो सकते हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन की सिंगल हैंडेड एक ही शर्त है, पाई बॉन्ड है तो एडिशन में ढूंढ सकती हूँ, होगा। तो पाई बॉन्ड है, यस, तो एल्काइन में भी मैं ले आऊंगी, वो तो अगली क्लास में छूंगी, आज तो नहीं ले पाऊंगी एल्कीन के बाद। तो एल्कीन से मैंने Br2 जब दिया, मैंने वाटर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया इस स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे वाटर भी लाऊंगी। आपके टेस्ट में कोई असर नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे रिएक्शन में असर आ जाएगा। आपका टेस्ट तो वही रहेगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, उसमें कोई बदलना नहीं है। जब मैं CCl4 की प्रेजेंस में Br2 देती हूँ, दोनों साइड Br लगता है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, राइट, रूम टेम्परेचर पे। तो ये मेरा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अभी भी एनसीईआरटी में इस साल भी बोल्ड से लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, Br2 दीजिए। दे दिया हमने, हो गया जी, ये तो एडिशन रिएक्शन है, यस। एल्कीन पे मैं अगर एडिशन हेलोजन का करा दूं, एल्काइल हाइड बन जाता है। बाई चांस ये कौन सा हैलाइड बना, डाई हेलो, बाई चांस यहां 2 हेलोजन आ गए, तो ये दोनों पड़ोसी कार्बन पे, इसीलिए इसको मैं क्या कह सकती हूं, विसिनल, विसिनिटी में है, आसपास है, पड़ोस में है, तो विसिनल डाइहैलाइड बन गया। लेकिन मेरे को अपने यहां से एनसीईआरटी से बाहर निकल गए, मैकेनिज्म इसका आपके बोर्ड में एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, इसका मैकेनिज्म जेई और नीट में बिल्कुल है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ये मैकेनिज्म आपको करना है, बहुत छोटा सा एक ही स्टेप का है। अब आप देखिए, इसमें वो छोटी छोटी टर्म्स सुनिएगा, जितना आज टाइम अलाउ करें मैं सिर्फ इसको उतना ही कराऊंगी, इसको अगली क्लास के लिए भी जरूर छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को 2 बार बात करनी है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करानी है। ये आपको याद हो, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स लिखवाए थे, और तब मैंने कहा था कहीं भी पाई बॉन्ड आया तो मैं अब इन बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखना चाहती हूँ कि उसको मैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल सकती हूँ। जब 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आया, तो 2 कार्बन के बीच जब पाई बॉन्ड है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तुमने लाके दिया इसको Br2। अभी मैं पढ़ के आई हूं कि 2 Cl के बीच होमोलिटिक फिशन होता है, बराबर बंटवारा। शायद हम में से किसी ने ये सोच लिया बराबर बंटवारा इसलिए क्योंकि दोनों सेम थे, नो, बराबर बंटवारा इसलिए क्योंकि हीट, लाइट, HNu का काम होता है होमोलिटिक फिशन करना, Cl2 का काम नहीं है ये। Cl2 तो कहेगा जैसे कहो, हमने दी HNu या लाइट तो उसका होमोलिटिक फिशन हुआ, फ्री रेडिकल बने। इसी Br2 या Cl2 या I2 जो भी मैं लाऊंगी, इसको अगर मैंने लाइट नहीं दी तो इसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है कि कैसे टूटना है, होमो की हेट्रो, तो ये इससे पूछेगा, इसको देखेगा रीएजेंट है, ये अटैक करने भागेगा, ये देखेगा ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो यहां से अपने आप कौन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अल्टीमेटली एक ही से अट्रैक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और वाइस वर्सा। यहां से अब इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने की डिमांड आ गई, भाई बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल लाओ, ठीक है, हम अपना हेट्रोलिटिक फिशन कर लेते हैं। इसने गाइड कर दिया बेटा रिएक्ट करना है तो हेट्रोलिटिक हो जाओ, हो गए। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, Br पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, ये पहुंच गया लपक के इस पाई बॉन्ड पे और दोनों साइड से टंग गया, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, कोई कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन नहीं है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, और इसको हम कहते हैं हेलोनियम आयन। मैं इसे कार्बोकेटाइन नहीं कह रही, इसे रेडिकल नहीं कह रही, हेलोनियम तो ब्रोमोनियम हो गया यहां पर, या जो भी हेलोजन लगी हो, ऐसा एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना, या कह लीजिए ट्रांजिशन स्टेट बनी। ये कोई लंबी चलने वाली तो है नहीं, हम तो सोच रहे हैं ऐसी बनी होगी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। अब क्या बचा भाई, दोनों Cl आपस में करेंगे, भाई कहीं तो लगना पड़ेगा, दोनों Br या दोनों Cl एक जगह तो सेट होना ही पड़ेगा। तो ये वाला हेलोनियम आयन जो था, इस हेलोनियम आयन ने क्या किया, अब दूसरा जो Br घूम रहा था वो भी तो अनस्टेबल घूम रहा था, उसने कहा मेरे को भी अकोमोडेट करिए, तो कर लेते हैं। एक बॉन्ड इनमें से टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटा और Br इस पे टंग गया, और ये वाले Br को अब कहां आना पड़ा, रिवर्स एंट्री, ऑपोजिट एंड से लगेंगे, क्योंकि ये साइड तो उसने पूरी ब्लॉक कर दी, दोनों सी पे इसने हाथ रोक रखा है अपना, दोनों सीटें रोक रखी हैं, Br यूं लगा हुआ और दोनों कार्बन को दबा रखा है कि यहां से तो नहीं, ये Br नेगेटिव इस साइड से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो वो Br इधर, और ये देखिए सिर्फ ये 2 स्टेप का है, कुछ रीअरेंजमेंट्स नहीं है, कुछ शिफ्ट्स नहीं है, कोई मेजर माइनर की फाइट नहीं है।
लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि दोनों Br एक दूसरे के उल्टे लगेंगे, ऑपोजिट लगेंगे। तो इस तरह से मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड बना। अब तक तो मैंने आपको ऊपर नीचे कुछ बताया ही नहीं कि क्या फर्क है दोनों में। यूपीएससी नेम में कोई फर्क थोड़ी आएगा। मैं दोनों Br यहां भी लगा देती, किसमें फर्क आएगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो 11th में हाथ भी नहीं लगाते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाता है, डेक्स्ट्रोलीवो हो जाता है, मिरर इमेज हो जाती है, तो हम थोड़ा सा इसमें घुसने की शुरुआत करते हैं। तो ये हेलोनियम आयन बनना और इसका इस तरह से ब्रोमीन का डाइब्रोमो बनाना, मतलब इसका, ये आपके लिए अगला रिएक्शन है। इसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और एंटी एडिशन इज ऑब्जर्व्ड। एंटी एडिशन समझ आ गया? जो भी एंटी एडिशन समझ आया मैं इसको अगली क्लास में पलट दूंगी थोड़ा सा। आज तो टाइम नहीं है कि मैं इसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड करा पाऊं। इस स्लाइड को नोट करिए प्लीज।